व्यूअर्स, इलेक्शन एक्ट 2017 की जो लेक्चर सीरीज़ है उसका आज लेक्चर 10 है और चैप्टर 8 के अंदर हम इंतखाबी अखराजात और जो बयान होता है असासे और वाजबात के बारे में, जिसे एसेट एंड लायबिलिटीज़ की डिक्लेरेशन कहते हैं, उसके बारे में सेक्शन 132 से 138 जो है वो डिस्कस होगा। सबसे पहले 132 सेक्शन की बात करते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन इलेक्शन एक्सपेंसेस, पहले पॉइंट के अंदर ये लिखा है कि जो इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं वो कैंडिडेट के अंदर तमाम अखराजात होंगे जो इलेक्शन के लिए वो खर्च करेगा। वो अकेले बंदे की भी हो सकते हैं अगर आज़ाद उम्मीदवार है, या अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अगर किसी कैंडिडेट पे पैसा खर्च कर रही है तो वो भी इलेक्शन एक्सपेंसेस में आएगा। इलेक्शन एक्सपेंसेस के अंदर जो खर्चा होगा स्टेशनरी का या पोस्टेज का या एडवर्टीजमेंट का या ट्रांसपोर्ट का, वो कैंडिडेट के ज़िम्मे में आएगा। उसके साथ पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए बयान देनी होगी, वो कैंडिडेट का अपना खर्चा होगा। पॉलिटिकल पार्टी वो दूसरे जलसे वगैरह और उसकी दूसरी तशहीर वगैरह के अंदर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी उस कैंडिडेट के ऊपर जो खर्चा किया और उसका सारा रिकॉर्ड देगी। ठीक है। 3 पॉइंट के अंदर एक्सपेंसेस लिखे हैं कितने होने चाहिए। तो अगर सेनेट के लिए लड़ रहा है तो 15 लाख 1,500,000 यानी 15 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं करना। ठीक है, ये ज्यादा खर्चा नहीं करना। 15 लाख से ज्यादा सेनेट का खर्चा नहीं होना चाहिए इलेक्शन के ऊपर। और जो नेशनल असम्बली कौमी असम्बली के लिए है वो 40 लाख रुपए। ठीक है, 40 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और प्रोविंशियल असम्बली के लिए यानी सूबाई असम्बली के लिए जो है 20 लाख रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर इनमें से ज़्यादा खर्चा कोई करती है पार्टी या कोई बंदा कैंडिडेट, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। आगे इसका भी लिखा जाएगा, अ कैंडिडेट शेल थ्रू बिल्स। अब ये किस तरीके से सबूत पेश करेंगे? बिल्स, रसीदें, डॉक्यूमेंट्स, वाउचर और कोई भी पेमेंट जो उन्होंने इलेक्शन एक्सपेंसेस के ऊपर की है वो सारी की सारी शो कराएंगे। एक्सेप्ट अगर 1000 से कम की कोई रसीद है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। इफ इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ अ कैंडिडेट आर डिस्प्यूटेड, अगर उसके जो इलेक्शन एक्सपेंसेस जो हैं वो उसको कोई मतलब बीच में प्रॉब्लम नज़र आती है या कोई ख़राब नज़र आता है, तो उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठेगी और उसके साथ जो है उसके जो है इलेक्शन एक्सपेंसेस के बारे में तहकीकात की जाएंगी। अब 133 जो है नेक्स्ट सेक्शन है, इसके अंदर बैंक अकाउंट के बारे में कहा है कि जो बंदा इलेक्शन लड़ रहा है वो अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस के लिए एक ख़ास अकाउंट खोलेगा और उस अकाउंट के रजिस्टर को मेंटेन करेगा और सारे के सारे खर्चों को नोट डाउन करेगा। कैंडिडेट जो अकाउंट ओपन किया उसके अलावा किसी बैंक से इलेक्शन के ऊपर अखराजात नहीं करेंगे, यानी इलेक्शन अखराजात के लिए एक खास बैंक है, वो उस पर हमें अकाउंट खुलवाना, यानी कोई भी बैंक होगा उसमें आपने अपना एक अकाउंट खास इलेक्शन के अखराजात के लिए निकालना है, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। और कहीं से भी खर्चा नहीं शो करना कि मैंने यहाँ से पैसे निकाल के खर्च करना। एक अकाउंट जो बनाना है वो स्पेशल उसी के लिए रखना है। और कैंडिडेट में ओपन द बैंक अकाउंट फॉर इलेक्शन एक्सपेंस विद एन अमाउंट नॉट और अकाउंट कितना खोलना है उस रकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिसने सेनेट में बताया था ना 15 लाख, तो 15 लाख से ज्यादा अकाउंट में पैसे नहीं होने चाहिए, उससे कम अकाउंट में पैसे रखे हों। रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस की फिर वो सारे दलाइल देने हैं, उसके लिए फॉर्म सी होता है जो 30 दिन के अंदर अंदर जो है जमा करवाना होता है रिटर्न कैंडिडेट ने। रिटर्न कैंडिडेट कौन है? जो जीत चुका है। जब वो जीत जाएगा, उसका नाम पब्लिक हो जाएगा, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म सी जमा कराएगा जिसमें इलेक्शन एक्सपेंसेस यानी इलेक्शन के अखराजात लिखे होंगे। अगर द रिटर्न ऑफ इलेक्शन इज ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट, और जो कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स हैं, रिटर्न कैंडिडेट भी जो जीत गया वो भी, और जो बाकी इलेक्शन जिन्होंने लड़ा था वो भी साथ अपना फॉर्म सी से रिटर्निंग ऑफिसर को जो है अपने जो है इलेक्शन एक्सपेंसेस बताएंगे। यानी जीतने वाला तो देगा देगा 30 दिनों तक, ठीक है, वो तो लाजमी देगा। इसके साथ साथ ये जो दूसरे कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं ये भी सबमिट करेंगे किसको? रिटर्निंग ऑफिसर को। इंस्पेक्शन ऑफ रिटर्न्स, फिर इन सारी की जांच पड़ताल होगी तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो जांच पड़ताल करके रिपोर्ट भेजेगा किसको? कमीशन को। ठीक है, तकरीबन 1 साल के अंदर। और किसी बंदे को भी इजाजत होगी कि वो पैसे दे के उसकी रिपोर्ट जो है उसकी अखराजात की रिटर्न देख सकता है फीस जमा करवा के। और कमीशन शेल एन एप्लीकेशन मेड इन बिहाफ ऑन द पेमेंट ऑफ द, हाँ, अगर वो कोई बंदा पैसे देकर फीस जमा करवा कर देखना चाहता है किसी की रिटर्न के, भाई दिखाओ इसके अखराजात क्या थे, तो वो उसको कमीशन जो है पेमेंट के बाद पैसों के बाद उसको दिखा देगा ताकि उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन कर सके। एक्शन रिलेटिंग टू इलेक्शन एक्सपेंसेस, कमीशन जो है वो इस पूरे
तरीकेकार में 90 दिन के अंदर अंदर जो है उसकी स्क्रूटनी करेगा, उसको देखेगा। अगर कमीशन जो है वो स्क्रूटनी नहीं कर पाता 90 दिन के अंदर अंदर, तो फिर इलेक्शन एक्सपेंसेस उसके ऐसे समझ जाएंगे कि ठीक है, एक्सेप्टेड और करेक्टेड। यानी जो रिटर्न कैंडिडेट है जो कामयाब हो गया है, ठीक है, उसने रिटर्न अपनी जमा कराई है, अखराजात की जमा करवाई है, कि भाई ये मेरे हैं, रिटर्न कैंडिडेट भी और दूसरा भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट भी। तो 90 दिन के अंदर कमीशन ने उसको क्या करना है, स्क्रूटनाइज करना है। अब उसने 90 दिन के अंदर स्क्रूटनाइज अगर वो कमीशन नहीं कर पाता, तो यूं समझेंगे कि वो जो इलेक्शन एक्सपेंसेस है जिस बंदे के हैं उसको करेक्ट है, ठीक है। वेयर आफ्टर स्क्रूटनी, अगर स्क्रूटनी के दौरान जो है अगर वो कोई जगह पे उसको लगता है कि इसने कोई खराबी की है, गड़बड़ की है, तो उसके ऊपर केस लगा के करप्ट प्रैक्टिस का केस लगा जाएगा, ठीक है। तो ये एक्शन होगा। 90 दिन के अंदर स्क्रूटनी करनी है ना, कि तो बंदे को जो है बरी जुम्मा कर देंगे, उसकी ऐसे समझेंगे ठीक है, और अगर पकड़ा गया तो करप्ट प्रैक्टिस के एलिगेशन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर अ कंटेस्टिंग कैंडिडेट फेल टू रिक्वेस्ट रिटर्न, अगर वो सही टाइम पे नहीं पहुंचा पाता, रिटर्न टाइम के अंदर नहीं पहुंचा पाता, तो उसको शो कॉज भेजा जाएगा और कहा जाएगा भाई क्यों, बताओ क्यों ना तुम्हारे खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। तो भाई तुम फेल हो गए, तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है इसके बारे में फिर रिपोर्ट कर सकता है। अब कमीशन ने नोटिस कर दिया है किसको, फिर नोटिस शो करेगा कैंडिडेट को, कि वो शो काज करेगा और वो कहेगा आ जाओ भाई, हमें बताओ तुम्हारे रिटर्न नहीं आई, इलेक्शन एक्सपेंसेस के खर्चे नहीं आए। फिर क्या होगा, तो कैंडिडेट फिर क्या करेगा, एक एप्लीकेशन भेजेगा और माफीनामा लेगा कि भाई मैं डिले होगी फाइलिंग, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, तो बराए मेहरबानी, मैं इसमें मेरी नीयत जो थी वो खराब नहीं थी, मैं बिल्कुल सीधा सा बंदा था कि भाई मैं जमा कराना चाहता था, बस भूल के हो गया ये वो। तो उसके खिलाफ अगर उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, ठीक है, तो फिर उसके खिलाफ कंप्लेंट लगेगी और इलीगल प्रैक्टिस का उसको ऑफेंस लगेगा, ठीक है। अगर गलत साबित होगी तो करप्ट प्रैक्टिस का लगेगा, अगर वो लेट जमा कराएगा या जमा नहीं करवा पाएगा तो फिर इलीगल प्रैक्टिस का लगेगा केस। अच्छा, सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा ये ऐसे क्या होती है जी, सास्य और वाजबात, तो आपको पता है कि नहीं, मैं बता देता हूँ कि 30 जून, ठीक है, जो 6वां महीना होता है 30 जून होती है फाइनेंशियल ईयर, यानी माली साल का जो हम कहते हैं ना, जब बजट पेश होना होता है उससे पहले पहले का ये साल होता है, इसे माली साल कहते हैं, 30 जून। तो हर बंदा जो सरकारी मुलाजिम है या कोई मतलब बड़ा कारोबार करता है या वो कोई MN MP है, उन सब के लिए ये लाजिम है कि वो 30 जून से, हर साल के 30 जून से पहले पहले अपनी रिटर्न जो है 30 जून से 30 जून की तक की जो रिटर्न है वो जमा करवाए। तो सेनेट और असेंबली के मेंबरान को ये है कि 31 दिसंबर, यानी हर साल के आखिर में, उससे पिछले साल की जो 30 जून बनता है, 30 जून से पहले पहले की अपनी उस साल की जो है वो रिटर्न लाजमी जमा करवाए, अपने असासे और लाइबिलिटीज को डिक्लेयर करे, अपने भी और अपनी बीवी स्पाउस यानी बीवी की, और अपने जो जो बच्चे उस पर डिपेंड करते हैं उनकी भी। तो ये जमा करवानी उसको 31 दिसंबर से पहले पहले जरूरी होती है। किस साल की, मिसाल के तौर पे 2020, 31 दिसंबर 2020 में वो जमा करवा रहा है, तो किस साल की करवाएगा, वो करवाएगा 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई 2019 से लेकर 31 जून 2020 तक, ये फाइनेंशियल ईयर होगा उसकी जमा करवाएगा। अब क्या होगा, जब जब वो जमा करवा दिया, ठीक है, तो कमीशन जो है 1 जनवरी, पहली तारीख को जो है वो नाम पब्लिश कर देगा जिस जिस बंदे ने जमा कराई, और जिसने फेल, जो नहीं जमा करवा सका, उसकी भी वो नाम शो कर देगा कि फलाने फलाने MPA और MNA ने रिटर्न जमा नहीं कराई, अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज डिक्लेयर नहीं किए। तो कमीशन फिर उनको 15 दिन देगा, 15 दिन के अंदर अंदर जमा करवा दे। अगर वो 15 दिन के अंदर भी जमा नहीं करवाते, तो उसके उसका जो नाम है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा मेंबरशिप से, उसको MNA MPA का ओहदा उससे छीन लिया जाएगा। फिर उसके बाद उसको जो है हाँ, अगर ये सबमिट करता है मेंबर कोई और वो गलत होती है, तो 120 दिन के अंदर अंदर उसके कहा जाएगा कि भाई उसके खिलाफ जो है प्रोसीडिंग होगी, और उसको कमिटिंग ऑफ ऑफेंस करप्ट प्रैक्टिस के जरिए जो है उसको जो है केस लगाया जाएगा उसके ऊपर। अब लास्ट है जी पब्लिकेशन, उसके अंदर ये है कि भाई सिंपल सा है कि जो लाइबिलिटीज जितने भी आई हैं, एसेट्स और असासियत जितना जितने लोगों ने शो की हैं MPs MNAs में, उसकी स्टेटमेंट्स को ये सेक्शन 137 के अंदर के तहत जो है वो ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। और कोई भी बंदा उसकी कॉपीज जो है वो पैसे देकर, फीस देकर कमीशन से ले सकता है कि भाई इस फलां बंदे का मुझे दिखाओ सासे कितने हैं, ठीक है, फीस देके। तो दैट्स इट, ये था आज का लेक्चर, बहुत मुख्तसर सा लेक्चर था। कंप्लीट लेक्चर्स के लिए सीरीज आपके लिए आपने यहाँ क्लिक करना है, अगली क्लास के लिए यहाँ क्लिक करना है, और ये चैनल तो सब्सक्राइब करें जी जरूर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अल्लाह हाफिज़।